और एडीजी दिनेश एमएन की बड़ी सफलता। एसीबी राजस्थान द्वारा आज श्री मनीष अग्रवाल, जो कुछ समय पहले तक दौसा के जिला पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थे, उनको आज गिरफ्तार किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। जो पूर्व में जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो शिकायत की गई थी, उसके आधार पर पहले एसीबी ने दर्ज करके नीरज मीणा को गिरफ्तार किया था और तफ्तीश के बाद आज मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। दौसा में सड़क निर्माण करने वाली कंपनी को झूठे केस में फंसाकर घूस का चल रहा था खेल। निजी फर्म से मासिक बंदी और केस को रफा दफा करने के मामले में मांगी गई थी घूस। तेरह जनवरी को बांदीकुई की एसडीएम पिंकी मीणा, दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और दलाल नीरज मीणा हुए थे अरेस्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार की है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। नहीं बचेंगे बेईमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। दौसा में हाईवे में निर्माण कार्य में लगी कंपनी से घूसखोरी के मामले में आज तीसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आईपीएस और तत्कालीन दौसा एसपी मनीष अग्रवाल को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कयास लगाए जा रहे थे कि मनीष अग्रवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन चूंकि भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी का यह मामला था तो एसीबी ने पुख्ता करने में इस मामले को संभवतः 2 हफ्ते का वक्त दिया। इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी उसमें राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारी शामिल हैं। करीब करीब रोज एसीबी कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई करती है, बेईमानों को धर दबोचती है, लेकिन बेईमान मानते नहीं। इनमें संविदाकर्मी से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारी भी हैं, तो जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हैं। यानी भ्रष्टाचार की चुनौती से पार पाने का सफर लंबा है, लेकिन जब बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसता है तो स्वाभाविक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोगों को, घूस नहीं देने वालों को, करप्शन फ्री सोसाइटी का सपना देखने वालों को निश्चित तौर पर थोड़ी मजबूती तो मिलती ही है। आज इस पर बहस होगी इन सवालों के साथ कि रोज कार्रवाई फिर भी बेईमानों में खौफ क्यों नहीं है। मुकदमों में लेट लतीफी करती है एसीबी की मेहनत को बेकार, क्या ऐसा है? और करप्शन फ्री सोसाइटी का सपना कब पूरा होगा, क्या कभी पूरा होगा? रिटायर्ड आईपीएस अनिल गोठवाल साहब हैं हमारे साथ, आरसी चौधरी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता, राजेंद्र सिंह शेखावत साहब रिटायर्ड पुलिस अधिकारी भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी, और एडवोकेट ए के जैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहस में। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सॉरी गोठवाल साहब, ऐसा नहीं है कि आज कोई अभूतपूर्व गिरफ्तारी हुई है, इससे पहले बड़ी मछलियां जिनको कहते हैं ऐसे बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, कई आईएएस पकड़े गए हैं, आईपीएस की भी गिरफ्तारी हुई है। तो ये चिंता की बात नहीं है कि कल भी मनीष अग्रवाल थे, आज भी मनीष अग्रवाल हैं। ये चिंता की बात है कि कल भी होंगे। हम ये पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते कि नहीं होंगे, लगाम लग जाएगी इन प्रयासों से। ये सिलसिला क्यों नहीं खत्म होता, जबकि इतना बढ़िया काम एसीबी की टीम इस वक्त कर रही है। पहले भी इस तरह का बेहतरीन काम एंटी करप्शन जैसे डिपार्टमेंट्स ने किया है। देखिए, जब से बीएल सोनी साहब और एनएम दिनेश साहब मिले हैं और करप्शन फ्री करने की दिशा के अंदर वो पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं, और ये जो एक पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी आईपीएस को आज गिरफ्तार किया गया है और पुख्ता प्रमाण के साथ, जब इनका दलाल नीरज मीणा पकड़ा गया था 38 लाख के साथ में, और 2 एसडीएम पकड़े गए थे। एक के पास 5 लाख रुपए मिले और एक तो सीएम की वीसी के अंदर रिश्वत मांगने के पिंकी मीणा वहां से उठकर आकर उन्होंने रिश्वत मांगी थी। सही कर रहे हैं जी। तो मेरा ये कहना है कि कितने ये वो इनका एक गठजोड़ बना हुआ है एसडीएम रेवेन्यू और पुलिस मिलके, और इस तरह के ये है, लेकिन इसको पकड़ा गया है। एसीबी ने अच्छा काम किया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी बड़ी कार्रवाई होने से
इस दिशा के अंदर रोक जरूर लगेगी। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हमारे कुछ कानून के अंदर भी और पुख्ता बात होनी चाहिए। विभागाध्यक्ष को भी जिम्मेदार बनाना चाहिए। जो इस तरह के वो लोग इसके अंदर इंडल्ज होते हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं पुख्ता विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब तक समाज, सोसाइटी के सारे व्यक्ति, विशिल ब्लोअर सामने आके इस तरह के लोगों का पर्दाफाश नहीं करेंगे, तो इनके अंदर आज जैसा डर बैठा है, राजस्थान एक अच्छा एसीबी में जो कार्रवाई कर रहा है वो एक दिशा के तहत है कि लोग बाग उससे डरे और डर रहे हैं। ठीक बात है। एडवोकेट ए के जैन साहब, जब भी इस तरह का कोई मामला आता है, प्रथम तो ये क्लियर करना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि ये बात सोसाइटी के लिहाज से एक बड़े परिप्रेक्ष्य में हम उठा रहे हैं कि इतनी कार्रवाइयों के बावजूद फिर से कोई ना कोई एक आदमी पैदा हो जाता है जो झकझोर देता है हमारे विश्वास को। तो हम जो एक बेहतर काम किया जा रहा है एजेंसी की तरफ से, उस पर सवाल नहीं उठा रहे। हमारी चिंता समग्र चिंता है। और यहाँ सवाल ये उठता है कि हर बार किसी भी तरह का कोई हीनियस क्राइम जब सामने आता है, कड़े से कड़े कानून की बात होती है। कानून तो पहले से बने हुए हैं, वो क्या चीज़ है जो फिर भी लोगों को रोक देती है डरने से, लोगों में खौफ पैदा हो उससे रोक देती है। उनको लगता है कि हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं, मैनेज कर लिया जाएगा। वो क्या चीज़ है जैन साहब? देखिए जेपी शर्मा साहब, जिस तरह की कार्रवाई एसीबी ने की है, जितनी बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी हैं, निश्चित रूप से कुछ दिनों के लिए कि सुर्खियां बनती हैं, कुछ दिनों के लिए चर्चा होती है, परंतु ये रिकॉर्ड देखें कि कितने लोगों को सजा हो पाई और कितने साल में सजा हो पाई। और जो लोग पकड़े गए, बड़े नामी लोग, आईएएस लोग, आईपीएस लोग, कुछ एसीबी के पहले वाले लोगों ने भी पकड़े, वो आज कहाँ है? वो सिर्फ वापस सजा निमटने में, सजा होने में सालों लग जाते हैं। अदालतों के कानूनी प्रक्रिया में एसीबी के पास कुल मिलाकर बहुत थोड़ा सा स्टाफ है जो कार्रवाई करता है, और वो अधिकारी जो एसीबी ने पहले पकड़े, आईएएस और आईपीएस भी, आज फील्ड पोस्टिंग्स पर बैठे हुए हैं और उन लोगों के ऊपर बैठे हुए हैं जिन लोगों ने उनको पकड़ा या उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो कई बार ये नहीं लगता कि सिर्फ एसीबी का महकमा, सरकार इसलिए काम में रहती है कि सरकार को जनता को बताना है कि हम भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। भ्रष्टाचार पे वास्तव में कितनी कार्रवाई होती, ये कहीं नहीं होता। 200 से ज्यादा मुकदमे ऐसे हैं जिसमें एसीबी की परमिशन की सैंक्शन नहीं दी गई प्रोसिक्यूशन की। 3-4 बड़े बड़े ऐसे मामले हैं जिसमें प्रोसिक्यूशन वापस ले लिया गया। तो कुछ दिनों जब पाप पड़े थे तब भी पढ़ के लगा था कि एक आईएएस अफसर अरेस्ट हो गए, एक आईपीएस अरेस्ट हो गए, एक रिटायर्ड आईपीएस अरेस्ट हो गए, और उन सबके खिलाफ बाद में या तो मुकदमे चल नहीं पाए या मुकदमा में। तो निश्चित रूप से कहीं सिस्टम में कमी है, कानून में कमी नहीं है, कानून के इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। राजस्थान में बड़ी जोर शोर से घोषणा हुई कि जो भ्रष्टाचारी, उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी आज से कई साल पहले, और विशेष अदालतें बना दी गई। एक उदाहरण अभी तक सामने नहीं आया जिसमें किसी भ्रष्टाचारी की संपत्ति अदालत के माध्यम से जब्त की गई है। तो प्रश्न ये है कि ये जो ट्रैप्स हैं, या ये है, पहली चीज तो एसीबी स्ट्रेंथ नहीं है, और दूसरा जो प्रोसीजर है, कोर्ट प्रोसीजर है, कोर्ट को फॉलो अप है, वो इतना लचीला की क्या कहना चाहिए, इतना पहुंचा है कि वो आप उसको अंत तक नहीं पहुंचा पाते। और जो लोग करोड़ों रुपए लेकर आए वो 6-8 साल पर बाद वापस वहीं के वहीं आ जाते। कुछ 4-6 महीने जेल में काट लिए, जेल में जो लोग बैठे उनकी जेब भर दी, इससे ज्यादा जो नहीं। आज हम बड़ी खुशी है कि पकड़ा है, परंतु जो पहले पकड़े थे उनका रिजल्ट देख लें वो कहाँ पे और उनका क्या हुआ। और यही इसका अंत। और लाखों रुपए पकड़ने वाले हुए हैं, कोई एसीएस बना हुआ बैठा है, कोई आईजी बना हुआ बैठा है, कोई यानी डिस्ट्रिक्ट में एसपी बना हुआ बैठा हुआ है, किसके मुकदमे वापस ले लिए गए। सिर्फ तो इस परीक्षा में ये लगता है कि जब तक कि ये तय नहीं हो कि इसको अंजाम तक पहुंचाना है, तब तक ये कार्रवाइयां सिर्फ कुछ दिनों की अखबारी सुर्खियां हैं। और इससे ज्यादा आज से अगर 5 साल बाद हम पूछेंगे तो फिर मनीष अग्रवाल को किसी जगह आईजी डीआईजी बना हुआ देखेंगे, और जो लोग जिन्होंने आज पकड़ा है उनको ये डर सताएगा कि ये हमारा बिगाड़ा नहीं कर। ठीक है, मतलब ये है कि किसी के भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हो जाने की, ट्रैप हो जाने की खबर
लोगों पर इसलिए असर नहीं डाल पाती, बेईमान प्रवृत्ति के लोगों पर इसलिए असर नहीं डाल पाती क्योंकि उनको सजा कब हुई या कितने लोगों को सजा हुई, इस तरह की खबरें रेयर होती हैं। जिसका मैं एक आंकड़ा भी देता हूं कि पिछले वर्ष का जो इस साल एसीबी ने दिए जो डिटेल्स दी, उसमें कुल मिलाकर 56 प्रकरणों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, मतलब सजा दी गई, जबकि 253 मामले 363 मामले इस तरह के दर्ज हुए थे। तो हम देख सकते हैं कि 363 मामले पंजीबद्ध हुए और अनुपात यह है कि 56 मामले जो थे वो निस्तारित किए गए, सजा जिनमें हुई। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आरसी चौधरी साहब। देखिए, निश्चित रूप से मेरे से पहले जो पूर्व वक्ता हैं अनिल गोठवाल जी, जो पुलिस के अधिकारी हैं, और दूसरे जो एक विधिवेता हैं, उन्होंने जो बातें रखी, मैं ये सोचता हूँ कि सभ्य समाज के अंदर जब से मानव सभ्यता शुरू हुई है तब से चाहे कोई भी शासन रहा हो, उस शासन के अंदर भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं ये जो चीजें रही है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर शासक भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए और संगठित अगर अपराध होने लग जाए तो निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन राजस्थान की सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है, जो भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मैं आपके चैनल को साधुवाद देना चाह रहा हूं कि एक इतनी गंभीर बीमारी पे आपने इसको प्रश्न उठाया। आपके चैनल के माध्यम से पूरे दर्शकों को यह बताना चाह रहा हूं कि एक टोल फ्री नंबर है 1064 और दूसरा व्हाट्सएप जो है उसके ऊपर आप कोई अपनी विजुअल्स या जो भी कोई चीजें हैं वो भेज सकते हैं 9413502834। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने कार्रवाई की, कार्यपालिका सिर्फ कार्रवाई कर सकती है, पुलिस को कोई जुडिशरी सिस्टम का तो अधिकार है नहीं। और कार्यपालिका न्यायपालिका में अगर हस्तक्षेप करने लग जाएगी तो एक नजर ये आएगा कि वो है वो उसके अंदर कहीं ना कहीं सब चीजें। इसलिए मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की सरकार को साधुवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देता हूं कि हम कभी सुनते थे छोटा कोई ग्राम सेवक पकड़ा गया, पटवारी पकड़ा गया, तमाम इस तरह की कार्रवाई होती थी, लेकिन इन्होंने सीधा संदेश दे रखा है कि कोई भी जो भी कोई ये भ्रष्टाचार में लिप्त है वो अपराधी है, उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। अब हमारा सबका ये दायित्व बनता है कि सभ्य समाज के अंदर हम इस घूस को कैसे स्वीकार कर लेते हैं। सही है, इस पर मैं सवाल के लोगों को सबको एक साथ में होना पड़ेगा। और मैं मेरे विपक्षी जो साथी उनसे कहना चाहता हूं, हमारे विधायक ने तो मांग की है और वो आए साथ में, जो भ्रष्ट जो लोग हैं उनके क्या पोस्ट लगाने की अनुमति दे सकते हैं। यूपी की सरकार अगर लोगों को ये कर सकती है तो उनके वहां पे विभाग में पोस्ट सुन लेते हैं। शेखावत साहब बोलिए शेखावत। जेपी शर्मा साहब, चौधरी साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, तो मैं चौधरी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि ये दौसा के जो एसपी साहब है मनीष अग्रवाल जी, इनका इतिहास क्या रहा है? क्या सरकार को ये भी पता नहीं है कि इनका इतिहास क्या था? ये जम्मू कश्मीर के अंदर पहले जे के कैडर में थे और वहां के कैडर में जब ये प्रोबेशनर थे तभी ये एक बलात्कार के मामले में 2.5 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में इनके खिलाफ आरोप लगे थे। वो आरोप भी प्रमाणित हो गए थे और उसके बाद ये राजस्थान कैडर में आ गए। बाड़मेर में ये गए, वहां पे भी इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे, उनकी जांचें भी हुई और उसके बाद इनको फिर से दौसा में एसपी लगा दिया गया। इसी तरह से 12 में जो कलेक्टर थे इंदर सिंह राव, उनको भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा एक पेट्रोल पंप की एनओसी देने के मामले में। उनका इतिहास भी मेरे ख्याल से लगाने से पहले किसी अधिकारी ने या किसी राजनेता ने जैसा दावा कर रहे हैं चौधरी साहब जीरो टॉलरेंस की नीति का, ये इन्होंने किसी ने प्रयास नहीं किया। अगर मैं समझता हूं कि जब आप किसी अधिकारी को फील्ड में लगा रहे हो तो उसको आप ठोक बजा के देखिए कि इसका किस तरह का कैरेक्टर है, इस तरह इसका पहले का इतिहास क्या है। अगर हम भ्रष्ट लोगों को फील्ड में लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसका एक सवाल का जवाब दीजिए। गलत असर होगा। क्या ऐसे बेदाग रिकॉर्ड के अधिकारी नहीं पकड़े गए, बेदाग रिकॉर्ड के कर्मचारी नहीं पकड़े गए, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि बेईमान हो सकता है? राजा हरिश्चंद्र जैसे जिनकी अपीयरेंस होती है, जिनकी पब्लिक में इमेज होती है, जिस दिन पकड़े जाते हैं उस दिन पता लगता है कि ये आदमी ऐसे थे। तो ये कोई तर्क हो सकता है क्या कि आप किसी आदमी का पहले से पता करिए? क्या डेपुटेशन पे आपकी सरकार के कार्यकाल में अधिकारियों को दिल्ली से यहाँ नहीं बुलाया गया था और लगाया गया था जो बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों में पकड़े गए? नहीं, वो एक अलग, आप किसी अधिकारी को अगर फील्ड में लगा रहे हैं और अगर आप अभी आप देखिए जो अभी ट्रांसफर हुए उसमें जो भी जिन लोगों के खिलाफ पहले एंटी करप्शन के मामले दर्ज हैं उन लोगों को फील्ड में लगाया गया, किसी को एसपी लगाया गया, किसी को आईजी लगाया गया, बोलना चाह रहे हैं, किसी को विभागों के हेड बनाया गया। मैं इस आपने जिस मुद्दे पे आज बहस रखी है, ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इस पूरा जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसे पीड़ित रहा है या नहीं रहा तो भी इस पे दंश पे
वो लगाम लगाना चाहता है। आपने देखा है कि देश के युवाओं ने तिरंगों को लेके इसके लिए आंदोलन किया है और उसके बाद में सरकारें भी बदली है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो राजनीति करने का प्रयास किया कि ये व्यक्ति कहां से आया और सरकार ने इनको दी, मैं ये कहना चाहूंगा कि राफेल के अंदर देश का प्रधानमंत्री जाके डील करवाते हैं और उसके ऊपर इश्यू उठते हैं और 590 करोड़ की 1600 करोड़ में डील करते हैं, तब वहां पे फाइल दब जाती है। जब मुख्यमंत्री अदालत से भी मामला खत्म, पब्लिक की अदालत से भी मामला खत्म, वो डालते हैं तो नहीं आती। जब उन्होंने जेएंडके का जो उल्लेख किया, जेएंडके में मैं बताना चाहूंगा, जोगेंद्र सिंह जो पुलिस अधिकारी थे, जो 32 यूरोपीय यूनियन के सांसद आए थे, उन्हें घुमाते हैं और वो वहां से टेररिस्ट को लेके दिल्ली वो पहुंचना चाह रहे थे। उनका मकसद क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन एनआईए ने उनको क्लीन चिट दे दी। एनआईए की लापरवाही के कारण उनकी जमानत हो जाती है। इसलिए किसी व्यक्ति पे चर्चा करना महत्वपूर्ण चुप बैठे हैं फिर आप लोग? महत्वपूर्ण ये है कि फिर क्या कर रहा है विपक्ष, क्या कर रहा है? इतने बड़े स्तर पर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है चौधरी साहब, तो उतने बड़े स्तर पर उसी मैग्नीट्यूड पर विरोध क्यों नहीं हुआ, मामला क्यों नहीं उठा? लेकिन एक मिनट, ठीक और वही आपके सांसदों को बुलाता है और जम्मू कश्मीर में पूरे दर्शन करवाते हैं, फिर वो गिरफ्तार भी होता है। AK जैन साहब, ये स्वाभाविक बात है, ये बहस में कई बार हो चुका। अगर आज RC चौधरी की सरकार है और कोई अधिकारी पकड़े जाते हैं तो ये अपनी पीठ थपथपाते हैं, ये कहकर कि देखिए हमारे राज्य में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है ना, और विपक्ष कहता है कि देखिए इनके राज्य में इतने भ्रष्ट लोग हैं। सेम यही स्थिति जब सरकार बदल जाती है तब भी होती है, वो अलग बात है। मैंने सवाल किया RC चौधरी साहब से, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, न्यायालय के कोर्ट केसेस का जो डिस्पोजल हुआ उसके हवाले से। सही बात है, इन्होंने कहकर ये पल्ला झाड़ा कि जुडिशरी में थोड़ी सरकार दखल दे सकती है, नहीं दे सकती। लेकिन क्या उन कानूनों को लेकर कोई भी पार्टी इस तोहमत से बच सकती है जो करप्टेड अधिकारियों को, करप्टेड कर्मचारियों को एक हद तक इम्यूनिटी देने का काम करते हैं? AK जैन साहब, देखिए सबसे बड़ी बात जो आपने बात कही है, वो फ्लॉ जानबूझकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में छोड़ा गया। सारा आपने रेड हैंडेड ट्रैप कर लिया, अपराध कर लिया, आप किसी के थप्पड़ मार देंगे तब तो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की, किसी की सैंक्शन की जरूरत नहीं है। पर आप भ्रष्टाचार करेंगे, पकड़े जाएंगे, तो जब तक सरकार अनुमति देगी नहीं देगी तब तक आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो नहीं सकता। 200 से ज्यादा मामले इस सरकार में भी पड़े और पहली सरकारों में भी पड़े रहते, और गंभीर से गंभीर मामलों में कई बार प्रोसिक्यूशन सैंक्शन रिफ्यूज हुई। उसके बाद केंद्र सरकार ने तो अब 2018 में धारा 17A डाल दी है, जिसमें कह दिया है कि सिर्फ ट्रेप केसेज के अलावा बाकी मामलों में तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या CBI मुकदमा ही दर्ज नहीं कर सकती जब तक कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसकी परमिशन नहीं दे, अर्थात जब तक सारा मामला रफा दफा नहीं हो जाए तब तक परमिशन। तो एक हाथ में आप ठीक पीठ थपथपा रहे हैं, दूसरी तरह कानून में जानबूझ तक ऐसी चीजें रख रहे हैं जिससे भ्रष्टाचारियों को मौके बेमौके बचाया जा सके, चाहे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का मामला हो, चाहे अदालतें खोलने का मामला हो, चाहे अदालतों में मुकदमे को लड़ने का मामला हो। जब अदालत में आप प्रॉपर तरीके से सबूत ही पेश नहीं कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने तो एक मामले में यह कह दिया हाई कोर्ट के खिलाफ कि भ्रष्टाचार निरोधक के मामले में हाई कोर्ट किसी प्रकार का स्टे नहीं देगा। कुछ हाई कोर्ट, कुछ जजेज अभी भी दे देते हैं, बार बार उन पर सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई होती है। ये तो एक तरफ कोर्ट्स में, दोनों तरफ है, पर कोर्ट में ये भी व्यू है कि भ्रष्टाचार निरोधक के अब कितनी अदालतें आप खुलवाते हैं, किस तरीके से प्रोसिक्यूशन करते हैं। यानी कई मामलों में तो जमानतें सिर्फ इसलिए हो गई कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन बड़े अधिकारियों के खिलाफ टाइम पर जारी नहीं की। तो इन परिस्थितियों में नहीं मिलती है, टाइम पर नहीं मिलती है, सही बात, बच नहीं सकती। बचाने के रास्ते बंद करने चाहिए अगर वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना है। सिर्फ पीठ थपथपाने के लिए मुकदमे दर्ज करवाने से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अनिल गोठवाल साहब, आमतौर पर ये तर्क दिया जाता है कि साहब जनता खुद भ्रष्टाचारियों को प्रमोट करती है, भ्रष्टाचारियों को पनपाती है। कैसे कि अगर वो घूस देना बंद कर देंगे तो बिना घूस के काम करने की आदत डालनी पड़ेगी सरकारी कर्मचारियों को। ये बात सही हो सकती है, लेकिन साथ ही ये बात भी सही है कि सबसे बड़ी कीमत आज के दौर में वक्त की मानी जाती है। सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि आज नहीं कल आना, दोपहर बाद आना, लंच के बाद आना, ये नहीं हो सकता है, फला जी नहीं है, फला जी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आदमी ये मान करके चलता है, भले ही वो 100 रुपये की घूस हो, भले ही वो लाख रुपये की घूस हो, आदमी ये मान करके चलता है कि क्षमतानुसार दो और फटाफट अपने काम को निपटाओ। तो दोनों स्थितियाँ कुल मिलाकर के तरबूज छुरी पर गिरे या छुरी तरबूज पर गिरे, कटना छुरी तरबूज को ही है और वही हाल जनता का है। गोठवाल साहब, नहीं देखिए, ये एक बात सही है, लेकिन समाज को आगे आना होगा। नंबर 1
लेकिन मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर करप्शन फ्री है, ये नई नई टेक्नोलॉजीज आई है। आप पहले देखिए कि अकाल राहत कार्य होते थे, मस्टर रोल बनाए जाते थे, नकली वो, लेकिन आज डायरेक्ट उस व्यक्ति के खाते के अंदर सीधा पैसा जाता है। कुछ ऐसे सिस्टम्स को अपनाना पड़ेगा, इस तकनीक को सहारा लेना पड़ेगा, जिससे कि भ्रष्टाचार का, लेन देन का उनका टच नहीं हो। चाहे वो हमारे किसी भी संस्था है, विभाग है, उसके अंदर लेन देन का जब तक इनको दूरी करा जाएगा तो वहां पर करप्शन कम होने की बहुत संभावना कम हो जाएगी। तो हमें इस दिशा की ओर भी आगे बढ़ना चाहिए, सोचना पड़ेगा। चौधरी साहब आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन समय नहीं है सर समय नहीं है, तो हो गया, सॉरी। मैं एक बात के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का संविधान हर व्यक्ति को बराबर अधिकार देता है और इसी तरह हमारी दंड प्रक्रिया संहिता है, वो उसकी नज़र में हर व्यक्ति समान है। लेकिन जैन साहब और अनिल गोठवाल साहब, आप इस सिस्टम को बहुत करीब से देखते हैं, अपराध के सिस्टम को, क्या ये ज़रूरत नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की नज़र में भी सारे नागरिक एक जैसे नहीं हों? अगर बाढ़ खेत को खा रही है तो उस बाढ़ के लिए कम से कम कुछ कानून और सख्त होने चाहिए, ताकि वो तो अपना व्यवहार सुधारे। जैसा गोठवाल साहब ने कहा था कि विभागाध्यक्ष को भी इसके लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का प्राइम डिबेट में आज शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।